बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि लंदन पेरिस की तरह बनेगा बिहार, 796 करोड़ रुपए से मिलेगी विकास कार्यों को रफ्तार। किशनगंज की बेटी ने किया कमाल, 800 नंबर की परीक्षा में 800 अंक लाकर के किया किशनगंज का नाम रोशन। बिहार की बेटी ने एसआरसीसी की एंट्रेंस एग्जाम में किया कमाल। उफनाती नदियों के सैलाब में डूबे बिहार के कई गांव, लोग हुए पलायन को मजबूर। बिहार में सोशल मीडिया के जरिए फंसी जा रही हैं बेटियां, ले जाकर करवाया जा रहा है गलत काम। बिहार में सोलर पैनल चैम्बर लगाने के लिए बिहार सरकार देगी 6 लाख रुपए। कैसे उठाएं फायदा, आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार के कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी, 10 नदियां खतरे के निशान के पार। पटना में भी फैलाव गंगा का पानी। बिहार सरकार का बड़ा आदेश, नगर निकाय बैठक में नहीं शामिल हो सकेंगे सांसद विधायक के प्रतिनिधि। प्रशांत किशोर का तंज, बोले तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की नहीं है जरूरत। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के भाजपा ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा डीजीपी बिहार छोड़ करके भाग रहे हैं। बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा में आंखें और चेहरे का होगा मिलान, एग्जाम से पहले अभ्यर्थी जान ले नियम। आगे आपको बताएंगे इससे जुड़ी हुई पूरी नियम इसी वीडियो में। बिहार में मनरेगा का हाल, मुर्दे खोदते हैं तालाब, लेते हैं मजदूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार ने किया बड़ा हमला, कहा 2024 में भाजपा का जाना तय, बिहार में करेंगे जीरो पर आउट। सदन में चिराग पासवान ने विपक्ष को खूब लताड़ा, कहा बिहार में 40 में से 40 सीटें जीतेगा एनडीए गठबंधन। स्मार्ट मीटर है आतंक मीटर, विभाग के इंजीनियर रावण। बिहार के बिजली व्यवस्था पर बरसे पप्पू यादव। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को लिए आड़े हाथ, कहा जो नतीजा बिहार में हुआ वही देश में होगा। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की घटना पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सभी लोग डरे और घबराए हुए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि जो नतीजा बिहार में हुआ है वही अब नतीजा पूरे देश में होगा भाजपा का। यह पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, जहां उससे लोगों को घोर निराशा हुई। जब उन्होंने कहा है कि लोगों को आशा थी कि प्रधानमंत्री सही बात करेंगे, लेकिन वे विपक्ष पर ही निशाना साधते रह गए। जब उन्होंने देश हित की मणिपुर को लेकर के जो बोलना चाहिए था वे नहीं बोल पाए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, विपक्ष एकता हुई है, उससे ये लोग डर गए हैं, घबराए गए हैं। इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज भी बदला हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो बिहार में हुआ है वह पूरे देश में होगा। प्रधानमंत्री के 2028 की बात करने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन लोगों की भ्रम में रहने दीजिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इधर सदन चल रहा है और आप बाहर घूम रहे हैं, क्या पहले ऐसा होता था। जहां सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का भी जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन से परेशान है, जब काम करना चाहिए तब काम नहीं हो रहा है। उन जगहों पर कोई बयान नहीं जहां घटनाएं हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 के चुनाव में भाजपा बिहार में से साफ हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर भी शब्दों से वार किया है, जहां हालांकि उन्होंने
पीएम मोदी का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उनकी तरफ था। या उन्होंने कहा कि ये लोग काम नहीं करते, सिर्फ बकलौलबाजी करते हैं, बोलते रहते हैं। पीएम मोदी बिहार में अपने ऐलान को पूरा नहीं कर पाए। या अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो फिर विकास और होता। साल 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में हमारी सीटें ज़्यादा थी। 2020 में एजेंट को खड़ा करके हमने हरवाया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के यानी कि बिहार के किसी भी नगर निकाय की बैठक में राज्यसभा या फिर लोकसभा के सांसद और विधान परिषद या विधायक के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि उन्हें खुद शामिल होना होगा। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन करने का आदेश नगर विकास एवं आवास विभाग ने दिया है। दरअसल नगर विकास एवं आवास विभाग अपर सचिव ने सभी नगर निगम के नगर आयुक्तों और सभी नगर परिषद या फिर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र लिखकर के आदेश दिया है, जारी किया है। इस आदेश में यह कहा गया है कि नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि अपनी गाड़ी पर इस तरह के बोर्ड नहीं लगा सकते। यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फिर वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि लिखा कोई भी बोर्ड किसी भी गाड़ी में नहीं लगाना चाहिए। इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी नगर निकाय की बैठक में अब राज्यसभा या फिर लोकसभा सांसद और विधान परिषद या फिर विधानसभा के सदस्य प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। इन बैठकों में सांसद, विधायक और विधान पार्षद के मेंबर को खुद शामिल होना होगा। या उनके स्तर से नियुक्ति या फिर प्राधिकृत कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन करने का आदेश नगर विकास एवं आवास विभाग ने दिया है। आपको बता दें कि हालांकि नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फिर वार्ड पार्षद अपनी गाड़ी पर अपने पदनाम वाला बोर्ड लगा सकते हैं। दोस्तों, कल महानंदा और लखनदेई नदी भी खतरे के निशान को पार पहुंच गई। इसके साथ ही अब बिहार की 10 नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, घाघरा, कमला बलान, लाल बकिया, परमान नदी का जलस्तर पहले ही विभिन्न स्थानों पर लाल निशान से ऊपर पहुंच चुका है। जब नदियों में उफान के बाद बड़े इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। यही नहीं, कई नए इलाकों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जब कल महानंदा कटिहार में, जबकि लखनदेई नदी मुजफ्फरपुर में लाल निशान को पार कर गई। गंगा का जलस्तर पटना से आगे सभी स्थानों पर बढ़ गया है। जब लाल निशान से ऊपर बहने वाली नदियां भी तेजी से बह रही है। गंगा नदी पटना के पहले ही कटिहार में खतरे के निशान को पार कर गई है। जब बागमती नदी सीतामढ़ी, शिवहर और फिर मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर है, तो फिर कोसी, खगड़िया में कमला, मधुबनी में लालबकिया, पूर्वी चंपारण में परमान, बागमती नदी सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान, कोसी, कमला, मधुबनी में लालबकिया, पूर्वी चंपारण में परमान, पूर्णिया में घाघरा, सारण में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, कड़ी मेहनत और फिर काबिलियत हो तो फिर उसे हासिल किया जा सकता है। इस कथन को बिहार की एक बेटी ने सही साबित कर दिया है। किशनगंज की सुहानी जैन ने न केवल इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया, बल्कि कुछ ऐसा किया जिससे दिल्ली तक में बिहार का डंका बज गया है। सुहानी ने देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में नया कीर्तिमान बनाया है। दिल्ली के इस प्रतिष्ठित कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में 800 में से 800 अंक लाकर के सुहानी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि सुहानी किशनगंज की रहने वाली है, जहां बिहार के किशनगंज जिला की रहने वाली है। उनके पिता संजय कुमार जैन तेलंगाना में IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना के तौर पर पदस्थापित है। जब सुहानी की इस सफलता के बाद तेलंगाना के DGP अंजलि सिंह ने सुहानी को सम्मानित किया है। हमारे साथ बातचीत में सुहानी सिंह ने अपनी इच्छा जताई है और कहा है कि अपने पिता की पद चिन्हों पर चलते हुए पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके बाद भारतीय सिविल सेवा में जाने का सपना है। दोस्तों, बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिजली आपूर्ति को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बिजली। पंखा चले ना चले, बल्ब जले ना जले, फिर भी बिजली बिल आ जाता है। जब बिजली की कटौती के बाद भी बिजली बिल आ जाता है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रावण हो चुके हैं। जब मीटर में कुछ खराबी होता है तो फिर आकर मीटर निकाल करके लेकर चला जाता है। 25 से 30 या फिर 40 हज़ार रुपये का बिल थमा देता है। जब पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि अन्य जगहों पर 5 रुपये बिजली बिल का दर है, लेकिन यहाँ 8 रुपये लिया जा रहा है। सरकार से आग्रह करेंगे कि कम से कम किसान को तो छोड़िए, आम आदमी को 24 घंटे में 16 घंटा 17 घंटा तो बिजली दें और मूल्यांकन कीजिए। जिसकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है, उस व्यक्ति पर बिजली का बिल 6,000 रुपये नहीं होना चाहिए। जैसे हम अनाज पानी देकर के जिंदा रखे हुए हैं, उन पर बिजली बोझ नहीं पड़नी चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर आतंक मीटर है, इंजीनियर और एसडीओ का गिद्ध दृष्टि है। फैक्ट्री से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पैसा लेकर के बिजली नहीं काटते हैं। बड़े घरों की नेताओं के घर की बिजली नहीं काटती है क्योंकि उससे उसका सेटिंग है, लेकिन लोअर क्लास को, मिडिल क्लास को, वर्किंग क्लास को और फिर गाँव के लिए ये लोग रावण बन चुके हैं। जहाँ छोटे मोटे उद्योग है वहाँ पैसे लेकर के ये लोग उन्हें पूरा बिजली देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राथमिक, माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जाम होना है। आपको बता दें कि इन तीनों श्रेणियों में कुल 75% सीटें नहीं भर्ती हैं, तो फिर कट ऑफ को कम किया जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। जहाँ वही सचिव रवि भूषण ने बताया है कि इससे संबंधित सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। खबर के अनुसार 75% सीट नहीं भरने की स्थिति में कट ऑफ में संशोधन किया जाएगा। हालांकि कट ऑफ कितने प्रतिशत का होगा ये परिणाम के दौरान ही पता चल पाएगा। जब विभाग के इस आदेश से शिक्षक भर्ती में भाग लेने वालों को फायदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकता है, तो आपको बता दूं कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होनी चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 36.5% होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 36.5% होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 34%। अनुसूचित जाति और जनजाति, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 32% होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में दिखाई जाने वाली झांकियों में इस बार पशु एवं मत्स्य विभाग की ओर से मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बिहार की झांकी दिखाई जाएगी। जब पहले 12 तरह की झांकियों की प्रस्तुति होनी थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा करके 13 कर दी गई है। जब पशु एवं मत्स्य विभाग के अलावा इस बार पर्यटन निदेशालय बिहार पर्यटन से जुड़ी आकर्षक झांकी दिखाएगा। जहाँ झांकियों को बनाने का काम शुरू होकर दिया गया है। इस बार भी झांकियों को गांधी मैदान के अंदर ही बनाया जा रहा है, क्योंकि एसकेएमसीएच के बाहर पटना मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। ये झांकियां वहीं पर दिखेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर फार्मिंग के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी। खबर के अनुसार समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत बिहार के लोगों को 5 से 10 लेयर मुर्गी क्षमता वाली इकाई की स्थापना के लिए 30 से 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका लाभ लेकर के बिहार के लोग अंडा उत्पादन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के 30% और अनुसूचित जाति और जनजाति को 40% तक अनुदान दिया जाएगा। जी हाँ, जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह राज्य के यानी कि बिहार के किसानों को आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। जब विभाग के मंत्री मोहम्मद आफाक आलम ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले 2 से 3 सालों में मछली के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर बना है। जी हाँ, वैसे ही अंडा उत्पादन के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार योजना शुरू कर दी है। इसके लिए 15 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। दोस्तों बिहार में गंगा नदी पर 18 पुल शुरू होने वाला है। जहाँ 18 पुल बनने वाला है गंगा नदी पर। जहाँ बिहार के गंगा नदी पर 18 पुल शुरू हो जाने से आवागमन और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। गंगा पर पुल नहीं होने से लोगों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। गंगा नदी पर पुल बनने के बाद उत्तर और फिर दक्षिण बिहार के कई क्षेत्र जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। जब वर्तमान में जिन पुलों पर आवागमन जारी है उनमें मोकामा राजेंद्र सेतु, विक्रमशिला सेतु, महात्मा गांधी सेतु, बक्सर में 2 लेन का पुल, जेपी सेतु और आरा छपरा पुल और मुंगेर रेल सह सड़क पुल शामिल है। बिहार में गंगा नदी की 520 किलोमीटर की लंबाई में कुल 18 पुल होंगे। जब बिहार में गंगा नदी के किनारे 12 जिले में स्थित हैं। ये जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय जिला शामिल है। जब बिहार में साल 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर, सिंगर और मॉडल खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर वायरल एक बोर्ड को लेकर के भर गए हैं। इस बोर्ड पर यूपी, बिहार और झारखंड के छात्रों को रूम नहीं देने की बात लिखी है। यह दावा किया जा रहा है कि रायपुर एनआईटी के पास किसी मकान मालिक ने ये बोर्ड लगाया था, जिसकी फोटो खींच करके किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसी बोर्ड की फोटो को खेसारी लाल यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि काहे हो मजदूर हमारा चाहिए,
आईएएस हमारा चाहिए और जब छात्र की बात आए तो फिर ऐसा सोच शर्मनाक। बस इसी के बाद सोशल मीडिया में खलबली मच गई। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस बोट की फोटो खेसारी लाल यादव ने ट्वीट की है, जहां उस पर यूपीबी सही ढंग से नहीं लिखा गया है, जहां केडीबी लैब इस बोट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। खेसारी लाल यादव के ट्वीट पर कमेंट करते हुए अंकुश सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा कि ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, पर हमारे प्यारे भारत ने सबको फ्रीडम दी है बोलने की, लिखने की, और फिर अब कोई कुछ लिख दे बोल सकता है। खेसारी लाल यादव के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई, जहां लोग अपने ढंग से इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे और फिर इन कमेंट्स के निशाने पर इन तीनों राज्यों की राजनीति भी आ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी शहरी निकायों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ने 796 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। जब वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसे पहले किस्त की राशि के तौर पर जारी कर दिया गया है। इसमें 19 नगर निगमों के लिए 307 करोड़ 21 लाख रुपए, 153 नगर पंचायतों के लिए 196 करोड़ 98 लाख, जबकि 88 नगर परिषद के लिए 291 करोड़ रुपए 85 लाख रुपए दिए गए हैं। जब नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। पटना नगर निगम को सबसे ज़्यादा 75 करोड़ 99 लाख 17 हज़ार रुपये मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर की कीमतों ने किस तरह से देश में महंगाई बढ़ाई है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इसी महंगाई को कम करने के लिए भारत को अब अपने पड़ोसी देश नेपाल से टमाटर इंपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जब ये बात अलग है कि नेपाल की इकोनॉमी भारत के कई राज्यों के जीडीपी से भी कम है, या उसके बाद भी भारत नेपाल से टमाटर का आयात करने को मजबूर हो रहा है। वैसे भारत और नेपाल के बीच की ट्रेडिंग इतिहास नया नहीं है। जब भारत सालों से नेपाल से कई सामान आयात करता रहा है और फिर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जब पहले इंपोर्ट की बात करें तो फिर सब्जियां, मसाले, वेजिटेबल ऑयल, फल और हर्बल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नेपाल से करते हैं। वही बात एक्सपोर्ट की करें तो चीनी, गेहूं, नॉन बासमती चावल के साथ दालें आदि का एक्सपोर्ट करते हैं। इस बार भी नेपाल की ओर से चावल की बात कही गई है। दोस्तों बात करते हैं कि ग्रामीण भारत से समावेशी वातावरण की दिशा में प्रगति की एक उम्मीद जगाने वाला संकेत मिला है। डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण समुदाय के अभिभावकों का दृढ़ विश्वास है कि लड़का हो या फिर लड़की उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं में बाधा नहीं बनना चाहिए। जहां इस अध्ययन में ये बात सामने आई है कि 78% लड़कियां और 82% लड़कों के अभिभावक अपने बच्चों को स्नातक या फिर उससे ऊपर के स्तर तक पढ़ाना चाहते हैं। ये स्टडी भारत के 20 राज्यों के ग्रामीण समुदाय में 6 से 14 साल के बच्चों पर आधारित थी। इस बेहद सकारात्मक संकेत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक विकास को और मजबूत किया जा सकता है। जहाँ किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है कि उसके सभी नागरिक समान रूप से शिक्षित हो, चाहे वह शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण, पुरुष हो या फिर महिला। जहाँ शिक्षा के मामले में किसी तरह की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जहाँ अच्छी बात यह है कि पूरे देश में महिलाओं में शिक्षा को लेकर के काफ़ी जागरूकता आई है। और जब लड़कियों की अभिभावक बेटियों की शिक्षा के प्रति रुचि लेने लगते हैं तो फिर वे सकारात्मक परिवर्तन भी सुनिश्चित करते हैं। इस रिसर्च से ऐसा लगता है कि अब बेटियों की शिक्षा के प्रति पृथकात्मक समाज की उदासीनता कम हो रही है। जब बेटे और बेटी के बीच अंतर कम हो रहे हैं। दरअसल ये अंतर शहरों की अपेक्षा यानी कि शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक है। जब ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष साक्षरता दर में भी बड़ा अंतर है। जहाँ लड़कियों की तुलना में कम लड़कियां स्कूलों में जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सहरसा में एक ऐसा स्कूल है जहां 10 सालों से किसी भी शिक्षक को नियुक्ति ही नहीं किया गया है। जी हाँ, ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक विद्यालयों के कायाकल्प करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में ऐसे भी विद्यालय हैं जहां भवन, डेस्क, बेंच और विद्यार्थी सब कुछ है, लेकिन शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार आ पाएगा, एक बड़ा सवाल है। जिले के 70 कटैया प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेहरा को सरकार ने साल 2014 में माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया। इसके बाद से लेकर के आज तक लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहां एक भी शिक्षक नियुक्ति नहीं किए गए हैं। इन विद्यालय में 9वीं में 123 बच्चे, 10वीं में 118 और 11वीं में अब तक सिर्फ 6 बच्चों ने दाखिला लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब यहाँ शिक्षक ही नहीं है तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। स्कूल की इस स्थिति की ओर से शिक्षा विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जहाँ एक और के पाठक आदेश निकालते हैं कि विद्यालय अवधि में कोचिंग नहीं चलाई जाए, जहाँ वहीं दूसरी ओर ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं है। जब तो फिर बच्चे पढ़ाई कहाँ करें। स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही है, इसीलिए तो कोचिंग इसका सहारा बन रहा है।
क्योंकि अगर ऐसे स्कूलों के बच्चे कोचिंग भी ना जाए तो फिर इनका परीक्षा तक पास करना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विपक्षी दल भाजपा ने बृहस्पतिवार को राज्य में महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरा होने को विकास की पुण्यतिथि और फिर सुशासन की बरसी करार दिया है। भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा इस अवसर पर पूरे बिहार में धिक्कार यात्रा निकाल रही है। जब पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा से नाता तोड़ करके महागठबंधन की नई सरकार बना लिए जाने पर मंत्री पद खो देने वाले चौधरी ने कहा कि आज बिहार में विकास की पुण्यतिथि है, जब सुशासन की बरसी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घमंडिया तंज से प्रेरणा लेते हुए चौधरी ने बिहार में घमंडी महागठबंधन का शासन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में अब ना सुशासन है और ना विकास हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये घमंडी सरकार आज नौकरी मांगने वालों पर लाठी चलाती है तो फिर कटिहार में बिजली मांग कर रहे लोगों पर गोली चलवाती है। सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि रोजगार सृजन के नाम पर मतदाताओं को धोखा देने के लिए जो पहले से कार्यरत हैं और वेतन ले रहे हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर का सृजन घोटाला काफी चर्चित रहा है। जब गुरुवार को इस घोटाले की आरोपी रजनी प्रिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी गाजियाबाद के साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर से हुई है। इसके बाद उनको गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर बाहर लाया गया। यह सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 फरवरी को भागलपुर के पूर्व जिला अधिकारी के.पी. रमैया और फिर मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। अरबों रुपए के इस घोटाले में 27 आरोपी हैं, इनमें 12 आरोपी जेल में हैं। सीबीआई कोर्ट ने 3 आरोपी के.पी. रमैया, अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ कुर्की वारंट भी जारी की थी। इसके बाद सीबीआई ने अमित और फिर रजनी प्रिया की 13 चल और फिर अचल संपत्ति की कुर्की जब्ती कर चुकी है। 2003 में भागलपुर के तत्कालीन डीएम के.पी. रमैया ने सभी सरकारी और फिर गैर सरकारी संस्थानों को निर्देश दिया था कि सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के बैंक खाते में ही रुपया जमा करके रखा जाए। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना समेत बिहार में मानसून काफी सक्रिय है। जब मौसमविदों के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव 14 अगस्त तक बिहार में बने रहने का पूर्वानुमान है। आज पटना समेत जहानाबाद, गया, औरंगाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, बक्सर, रोहतास में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून ट्रफ अमृतसर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, मालदा होते हुए मिजोरम की ओर प्रभावी है। इनके प्रभाव से मानसून का प्रभाव कुछ दिनों तक बिहार में बना रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए अपराधी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अंजाम दे रहे हैं। साइबर क्राइम से जुड़े गिरोह फेसबुक के जरिए युवतियों और महिलाओं को दोस्ती के जाल में फंसाते हैं, फिर वीडियो कॉल से बातचीत करते हैं और फिर चैट होती है। होटल में मिलकर के गलत काम करते हैं, फिर ब्लैकमेल करके उन्हें बेच दिया जाता है। यह सदर थाना क्षेत्र के मदापुर की रहने वाली 30 साल की अर्चना एमबीए छात्रा को लेकर के कई बड़े खुलासे किए हैं। या उसके बयान से एक बड़े कांड का खुलासा हुआ है। जब पुलिस को दिए गए बयान में अर्चना ने सोशल मीडिया की आईडी और फिर उससे जुड़े क्राइम का कई खुलासा किया है। जब एमबीए छात्रा अपहरण कांड की जांच कर रही सब इंस्पेक्टर संवेदना स्नेही को दिए कंफेशनल लिखित बयान में अर्चना ने कहा कि मैं 2021 में वैशाली के रहने वाले सोनू के संपर्क में आई। हम दोनों का संपर्क फेसबुक से हुआ। शुरू में हम दोनों के बीच मैसेंजर से चैटिंग और फिर कॉलिंग होने लगी। बाद में हम होटल में भी मिलने लगे, जहां कई बार शारीरिक संबंध बना। अर्चना ने बताया है कि सोनू ने ही मुझे ज्योति नाम की लड़की से मिलवाया। इसके बाद ज्योति से मेरी बात और फिर मुलाकात होने लगी। अर्चना ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि सोनू ने ही हमको कई फेसबुक आईडी और फिर पासवर्ड दिया करता था और ये बोलता था कि इन सब आईडी को तुम अपने और फिर अपने सास के मोबाइल नंबर से लॉगिन करो। इसके बाद हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चैट करते थे। हमको सोनू ने यश बाबू के बारे में बताया था। फिर हम यश बाबू से फेसबुक और फिर इंस्टाग्राम पर चैटिंग और कॉलिंग करने लगे। जहाँ हम यश बाबू से भी कई बाहर भी मिले और उनसे प्यार करने लगे। जहाँ सोनू हमको कहता था कि जैसे हम कहते हैं वैसे करती रहो तो फिर तुम्हारी शादी यश बाबू से करवा देंगे। इसके बाद मैं कई बार सोनू के साथ होटल में गई और फिर शारीरिक संबंध भी बनाए। जब सोनू ने यश बाबू से शादी का लालच देकर के अक्सर मेरे साथ गलत काम करता था। सोनू जैसा बोलता था मैं वैसा ही करती थी। जब अर्चना ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि 12 दिसंबर 2022 को सोनू हमको बेरिया बुलाया। इसके बाद वहां से हम और फिर सोनू एमबीए छात्रा के साथ 4 चक्का गाड़ी से चतुर्भुज स्थान गए। इस दौरान एमबीए छात्रा के नशे हालात में थी। यहाँ सोनू ने एमबीए छात्रा को एक पीले रंग के 3 मंजिला मकान के बाहर ले गया और
उसको वहां बेच दिया। एमबीए छात्रा के बदले सोनू को कितना पैसा मिला ये नहीं पता है। इसके बाद मैं सोनू के साथ बेरिया लौट आई, बाद में मैं ससुराल चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कहा है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय उसके पड़ोसियों झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश से भी कम है। जहाँ CAG रिपोर्ट में 2011 में 2022 की अवधि के लिए आर्थिक विकास एवं वृद्धि दिखाई गई है, क्योंकि इसके सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10.18% रही है, जो देश के राष्ट्रीय CAGR 10% से अधिक है। यह आंकड़ा झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की तुलना में कम है। ये नीतीश कुमार सरकार के लिए आंखें खोलने वाला है, क्योंकि वे 18 सालों से बिहार में सत्ता में हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत कम है। जब बिहार ने साल 2021-22 के दौरान 15% की वृद्धि दर के साथ GSDP के रूप में 6,75,448 करोड़ रुपए दर्ज किए गए हैं। महामारी की अवधि को छोड़कर के इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि देखी गई, जब 2021 में विकास दर 0.80% थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भाजपा की कमान संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने अब अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। जब बिहार भाजपा के 38 पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया गया है। नई टीम में 12 प्रदेश अध्यक्ष, 5 महामंत्री, 12 प्रदेश मंत्री, 1 मुख्यालय प्रभारी, 2 सह मुख्यालय प्रभारी, 1 कोषाध्यक्ष, 2 सह कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय मंत्री एवं साथ ही साथ 2 सह कार्यालय मंत्री के नाम का ऐलान किया गया है। भाजपा के पदाधिकारी की लिस्ट में अधिकतर नए चेहरे सम्मिलित है, जब कई पुराने चेहरे की छुट्टी हो गई है। वही कई युवा चेहरे को भी नई टीम में पार्टी ने जगह दी है। नई टीम के ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद नई टीम का ऐलान किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सोलर पैनल चैम्बर लगाने के लिए 6 लाख रुपए सरकार देगी। जब बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सोलर पैनल चैम्बर लगाने के लिए सरकार के द्वारा 6 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ये राशि अनुदान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत सोलर पैनल माइक्रो कूल चैम्बर लगाने के लिए इकाई लागत 13 लाख रुपए पर 50% अनुदान मिलेगा। यानी कि सरकार के द्वारा इसके लिए आपको 6,50,000 रुपए की राशि मिलेगी। आपको बता दें कि सोलर पैनल माइक्रो कूल चैम्बर में स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी और फिर अन्य कृषि उत्पादक को शीत भंडारण किया जाता है और अधिकतम दिनों पर गुणवत्ता के साथ बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। आप अनुदान लेकर के इसे स्थापित कर सकते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत सोलर पैनल माइक्रो कूल चैम्बर के लिए अनुदान लेना चाहते हैं तो फिर आप आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी जनसुराज यात्रा के जरिए बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। यह यात्रा के क्रम में समस्तीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को गंभीर से लेने की जरूरत नहीं है, जिनके माँ बापू 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक रोजगार तो दिया नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी ने सरकार में आते ही कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो फिर पहली कैबिनेट में पहले सिग्नेचर से ही 10 लाख रुपए नौकरी दे देंगे। ये तेजस्वी यादव की अज्ञानता को ही दिखाता है कि यदि आप 10 लाख नौकरी दे रहे हैं तो पहली कैबिनेट में एक सिग्नेचर कर कीजिए, कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान पूरे बिहार में घूम घूम करके लोगों से कहा था कि पहले ही कैबिनेट में पहले ही सिग्नेचर करेंगे और फिर 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने सवाल पूछा है कि कैबिनेट की बैठक ही नहीं हो रही है या फिर कलम की स्याही सूख गई है। अगर आप मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी 10वीं पास नहीं कर पाए तो फिर आपको कलम चलाना कितना आता होगा, इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बिहार के युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने भी पिछले साल 15 अगस्त को गांधी मैदान में कहा था कि अगले 1 साल में 10 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि भरी दोपहरी में नीतीश कुमार बिहार के लोगों के लिए आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत भी गर्माती जा रही है। एक और जहां विपक्षी पार्टियों ने भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन बनाया है, तो फिर वही भाजपा भी विपक्षी पार्टियों को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर के भाजपा और एनडीए में शामिल दल लगातार हमला बोल रहे हैं। 9 अगस्त को बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब अब बिहार भाजपा ने पोस्टर लगाकर के विपक्षी दलों के गठबंधन पर तीखा हमला बोला है।
पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर गुरुवार को एक पोस्टर लगाया गया जिसके जरिए इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए भाजपा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए लिखा है कि हर बुराई के लिए क्विट इंडिया। जब पोस्टर में सबसे ऊपर पीएम मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर लगी है, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की भी तस्वीर लगी हुई है। यह फोटो के साथ ही पोस्टर में लिखा है कि देश हर बुराई के लिए कह रहा है कि क्विट इंडिया, और मोदी जी की फोटो के साथ लिखा है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टिकरण क्विट इंडिया और परिवारवाद क्विट इंडिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के दौरान नकल एवं फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए कई स्तर पर जांच की जाएगी। जहां अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से चेकिंग की जाएगी। एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों की आंखों की पुतली और चेहरे का मिलान करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। जहां अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही सेंटर में प्रवेश मिलेगा। एग्जाम खत्म होने के बाद भी साथ ही बिना अनुमति के परीक्षार्थी सेंटर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बीपीएससी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 24 से 26 अगस्त के बीच 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। जहां अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया गया है। हालांकि अभी एग्जाम सेंटर की जानकारी नहीं शेयर की गई है। परीक्षा के 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी होंगे, जहां उसी में परीक्षा केंद्र की जानकारी होगी। जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी होगी। जहाँ 1 घंटे पहले तक सभी अभ्यर्थी अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जहाँ इसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। अगर कोई अभ्यर्थी नकल जैसी घटनाओं में संलिप्त पाया गया तो फिर उसे आगे की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा खत्म होने के बाद भी अभ्यर्थी बिना अनुमति के बाहर नहीं निकल पाएंगे। जहां सभी अभ्यर्थियों से OMR सीट लेने के बाद वीक्षक उसे सील करेंगे। इसके बाद ही अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ही अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर से बाहर जाने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को काला नीला पेन, बेल और फिर सफ़ेद पेन लेकर के प्रवेश मिलेगा। जहाँ इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वे अंदर नहीं ले जा पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई में मनरेगा के तहत अब मरे हुए लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा मुर्दे को उनकी मजदूरी का भुगतान दिया जाता है। या इतना ही नहीं, कई ऐसे लोगों के खाते में भी मजदूरी का भुगतान किया जाता है जो अच्छा खासा काम करते हैं। सरकारी विफलता का ये खेल जमुई जिले से सामने आया है। जब सरकारी कागजातों पर एक शख्स द्वारा अपने मरने के 1 साल बाद सरकार से ना सिर्फ काम मांगा जाता है बल्कि वह उसे काम भी दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, 1 साल पहले मर चुके व्यक्ति 24 दिन मनरेगा के तहत मजदूरी करता है। जब मरने वाला व्यक्ति यानी कि 1 साल पहले जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है वह व्यक्ति अब हाल फिलहाल में 24 दिन मनरेगा के तहत काम करता है और वो काम में तालाब खोदता है। हद तो तब हो जाती है जब मुर्दे को उसके द्वारा किए गए 24 दिनों के काम की मजदूरी का भुगतान भी कर दिया जाता है। या दूसरे मामले में एक शख्स जो कि अच्छा खासा एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे, उन्हें भी कागजात में मजदूर दिखाया जाता है। या 38 दिनों तक उन्हें तालाब की खुदाई का काम करना भी दिखा करके उन्हें मजदूरी भी दे दिया जाता है। आपको बता दें कि बिहार के जमुई जिला के खैरा प्रखंड के कागेश्वर गांव निवासी संजीत कुमार की मौत 2 अगस्त 2018 को ही हो चुकी थी। जहां उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र भी सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। लेकिन उनके मरने के 1 साल बाद भी संजीत कुमार को मनरेगा के तहत काम दिया गया। जहां मनरेगा के जॉब कार्ड में अंकित फैमिली संख्या 988 के तौर पर दर्ज संजीत द्वारा 2019 में 18 अप्रैल से लेकर के मई 2029 तक काम किया गया, जहां और 2 बार काम किया गया, जब उसके बदले में उन्हें 24 दिनों की मजदूरी दी गई। सिर्फ मुर्दे के नाम पर ही नहीं बल्कि जिंदा आदमी के नाम पर भी मनरेगा में लूट मची हुई है। यह सूरज कुमार नाम का शख्स अच्छा खासा एक अच्छी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसे भी मजदूर बना करके उसे 38 दिनों तक कागजात पर तालाब खुदवाई के काम लिया जाता है या फिर उसकी मजदूरी का भुगतान भी कर दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जरूरी सूचना है। यह कमीशन ने लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड रिलीज कर दी हैं। अगर आपने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है तो फिर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का आपको पता होना चाहिए और ये वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ ये भी आपको बता दें कि बीपीएससी बिहार टीचर लिखित परीक्षा के तहत एडमिट कार्ड 20 अगस्त 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आप 20 अगस्त तक अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। इस
तारीख तक या फिर इसके पहले ही इन्हें डाउनलोड कर ले। इसके बाद कुछ ही दिनों में परीक्षा शुरू हो जाएगी। एग्जाम की डेट के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दें कि बीपीएससी बिहार टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम का आयोजन 1,70,000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए किया जा रहा है। यह एग्जाम 24 से 26 अगस्त 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। पेपर 2 शिफ्टों में होगा। पहली शिफ्ट होगी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और फिर दूसरी शिफ्ट होगी 3:30 बजे से 5:30 बजे तक। वहीं पर एग्जाम सेंटर्स के बारे में डिटेल्स 21 अगस्त 2023 से उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम सेंटर के बारे में आप 21 अगस्त के बाद जान सकते हैं कि आपका एग्जाम कहां पर होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को विकास पच नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि जब से बिहार की सत्ता से बीजेपी बाहर हुई है तब से उनके नेता जानबूझ करके अनर्गल बयान दे रहे हैं ताकि जनता को भ्रम में डाला जाए, लेकिन जनता सब देखा और फिर समझ रही है। आरजेडी प्रवक्ता ने बिहार में अपराध को लेकर के बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्षी नेता एनसीआरबी की डेटा पर एक नजर देख लें, जब उसके बाद वे बताएं कि पूरे देश में किस राज्य में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, कहां अपराध बढ़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है, उसके बाद उन्हें कोई आरोप लगाने चाहिए। एजाज अहमद ने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और फिर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ये होर मची हुई है कि कौन ज्यादा महागठबंधन सरकार को लेकर के बोले। जब दोनों केंद्र में बैठे अपने बड़े बड़े नेताओं को ये दिखाना चाहते हैं कि नीतीश सरकार पर सबसे ज्यादा हमला हम कर रहे हैं। यही कारण है कि वे महागठबंधन सरकार को लेकर के तरह तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो अभी फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।